हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। यहां पर देखा जाए तो मुझे जिम्मा मिला है कि मैं आपको 71वीं बीपीएससी रिवीजन बैच के अंतर्गत प्राचीन इतिहास पढ़ाऊं। ठीक है, प्राचीन इतिहास को मैं आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास अभी तक हम लोगों ने जो मैंने आपको पढ़ाया वो बिहार स्पेशल के अंतर्गत इतिहास पढ़ाया था। बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो भी इतिहास का टॉपिक था, इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको बताने का प्रयास किया गया। और सबसे पहली क्लास बेसिक इंट्रो पे आई थी। उसके बाद देखा जाए तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। और ये प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत देखा जाए तो ये क्लास 1 है। और मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर देखा जाए तो रिवीजन के साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल पूछे गए हैं उनकी महत्वता की चर्चा करते हुए भी चलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डाटा जो आपके पीवाईक्यू के हैं, टॉपिक से रिलेटेड है, उनको भी यहाँ पर मैंने लगवाने का प्रयास किया है। आलोक त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन में देखा जाए पूरा कंटेंट रेडी करवाया गया है आपके लिए, और बहुत बेस्ट कंटेंट रेडी करवाया गया है। यहाँ पर आपको बताने का प्रयास भी किया गया है कि कौन से क्वेश्चन किस सन में पूछे गए हैं। बाकायदा टैगिंग के साथ ये बताई गई है कि टॉपिक आपको बताया जाएगा, टॉपिक से रिलेटेड जो रिवीजन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बताया जाएगा, और किस प्रकार के सवाल वहां से आए हुए हैं वो सारी चीजें आपको एक साथ बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास। यहां पर देखें तो सबसे पहले जो कैसे सवाल पूछे गए हैं उन पे ही चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास जो मुख्य तथ्य अभी तक पूछे गए हैं परीक्षाओं में, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें तो एक क्वेश्चन आया था 66वीं बीपीएससी में, और ये पूछा गया था कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। वहां पर 3-4 ऑप्शन थे, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी, ऐसे 4-5 ऑप्शन थे। वहां पर 4 ऑप्शन थे। और देखा जाए जब 66वीं बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी उस टाइम तक ऑप्शन की संख्या होती थी 5। ठीक है, अब तो ऑप्शन की संख्या 4 कर दी गई है। उसके पूर्व पहले 5 ऑप्शन होते थे। 5वां ऑप्शन होता था कि उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन होता था। ठीक है, अब उस ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो यहां पर देखा जाए ये पूछा था प्रश्न आपसे कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखिएगा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। कहां से? नर्मदा घाटी जो थी वहीं से देखा जाए तो प्रथम जीवाश्म, मानव जीवाश्म का साक्ष्य भारत से प्राप्त होता है। अगला सवाल ये पूछा गया था 64वीं बीपीएससी में कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। ये सारे सवाल जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना तो ये सारे सवाल आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। आप मान लीजिए कि लूसेंट पढ़ रहे हैं या जीका पढ़ रहे हैं, जब आप शुरुआत करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो वो सवाल परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। सारे सवाल परीक्षा के लिए उपयोगी है, और इवन छोटे छोटे सवाल बीपीएससी बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। ये 64वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया था। देखा जाए तो मेहरगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? जो ताम्र पाषाणिक युग होता है ना उसी को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ये भी देखा जाए तो 44वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया था सवाल। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हड़प्पा कालीन नदियां और उनके किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखा जाए तो मिलान करने के लिए सवाल आ जाते हैं, या तो डायरेक्टली पूछेगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित था, या तो डायरेक्टली पूछेगा, या तो सुमेलित पूछ लेगा कि उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित रहेगा, 1 सुमेलित नहीं रहेगा। ठीक है, या तो मिलान करने के लिए दे देगा लिस्ट, एक तरफ शहर का नाम, दूसरी तरफ नदी का नाम, और कहेगा सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। 3 प्रकार के सवाल यहां से आपके बन सकते हैं। ये 3 टाइप जो मैंने आपको बताए, 3 प्रकार बताए, इन 3 प्रकार के सवाल बीपीएससी पूछ सकता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं एक एक कर। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं पर हम रोपड़ की बात कर ले तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ है? लोथल जो है ये भोगवा या भोगावो नदी, भोगवा या भोगावो नदी कहा जाता है, उसके किनारे अवस्थित है लोथल। आगे देखें, जो ये सुतका कोह है, अब ये सुतका कोह किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये शादी कौर नदी है, शादी कौर नदी है, इसी शादी कौर नदी के किनारे अवस्थित है सुतका कोह। ठीक है, रंगपुर के बारे में चर्चा करें। ये जो रंगपुर है ये भादर या मादर नदी के किनारे अवस्थित है। भादर या मादर कहा जाता है, कहीं कहीं भादर मिलता है, कहीं कहीं मादर मिलता है, तो इसी वजह से दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है। भादर या मादर नदी के किनारे रंगपुर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की बात कर ले, मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है? ये कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, आगे देखें सुतका गेंडोर। अब ये सुतका गेंडोर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये दास्क नदी के किनारे अवस्थित है।
आलमगीरपुर के बारे में देखा जाए तो आलमगीरपुर ये कहां पर अवस्थित है, किस नदी के किनारे, तो ये हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं पर देखें तो कोटदीजी, अब ये कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहां पर देखा जाए जो हड़प्पा कालीन प्रमुख नदियां हैं वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये सवाल आपकी परीक्षा में पीवाईक्यू आप उठा के देखेंगे तो वहां पर पूछा जा चुका है ये सवाल, और इस वजह से देखा जाए तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखें जो कुड़ाल हड़प्पा कालीन नगर है, ये देखा जाए सरस्वती के नदी के किनारे अवस्थित है। बनावली देखा जाए किस नदी के किनारे अवस्थित है, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं पर जो भगवानपुरा है, भगवानपुरा यहां पर देखें तो सरस्वती नदी के किनारे ये भी अवस्थित है। आमरी के बारे में चर्चा कर लें तो ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं पर चनहुदड़ो के बारे में चर्चा करें तो ये भी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मांडा, ठीक है, चिनाब, मांडा कहां अवस्थित है, मांडा अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। जैसे आप देखते हैं ना, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, फिर उसके बाद पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, सुत का गेंडोर कहते हैं आप वेस्ट में, आलमगीरपुर कहते हैं आप ईस्ट में, ठीक है, उसी प्रकार से देखा जाए तो अब नॉर्थ में मांडा को कहते हैं कि मांडा जो है ये सबसे उत्तरी हिस्सा है हड़प्पाकालीन स्थल का। हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे उत्तरी कौन सा पड़ता है, मांडा पड़ता है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। दाइमाबाद, दाइमाबाद आप कहते हैं सबसे देखा जाए साउथ में है। अब ये दाइमाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, दाइमाबाद अवस्थित है प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी, प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है। और दाइमाबाद कहां पर अवस्थित है, तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहां पर, महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। राखीगढ़ी कहां पर है, राखीगढ़ी देखिए किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यहां पर हमने जो प्रमुख नदियां हैं और उनके किनारे अवस्थित प्रमुख हड़प्पाकालीन जो शहर है या नगर है उनके बारे में चर्चा की। इन्हें आप याद रखिए, ये सूची आपको याद रखना होगा, ये लिस्ट आपको याद रखना होगा, सवाल आपकी परीक्षा में यहां से पूछे जाते हैं। अब आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे और चर्चा कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, जो आपके पीवाईक्यू में पूछे भी गए हैं और भविष्य में आने की फिर से संभावना है। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो कंटेंट है इस कंटेंट में आपके पीवाईक्यू का दर्शन कराने का भी प्रयास किया गया कि पीवाईक्यू का भी आप साथ साथ में, होता है ना कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, तो आपको पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं फिर भी एक होता है ना दिमाग में कि किस दिशा में हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप अपनी दिशा जानना चाहते हैं कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं तो आप पीवाईक्यू जरूर पढ़ें। और उसी पीवाईक्यू को देखा जाए तो एक साथ यहाँ पे कंपाइल करने का प्रयास भी कर दिया गया है आपके लिए कि एक साथ आपको पूरा कंटेंट मिलता रहे। देखा जाए तो एक सवाल पूछा गया था 39वीं यूपीएससी में कि सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या पूरा ऐतिहासिक, ठीक है। तो जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, यहां पर क्या था क्या, जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता होती है इसका तात्पर्य यह है कि साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उन साक्ष्यों को लिखा पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा नहीं जा सका। जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उन्हें अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। तो ऐसा जो टाइम पीरियड होता है उसको आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता ही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो जो मोहरे प्राप्त होती हैं या अन्य मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, वहां से ये चीज पता तो चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लिखा क्या है ये एग्जैक्ट हमको पता नहीं चल पा रहा है, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसी चीज को आद्य ऐतिहासिक कहा गया, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः रंग कौन से रंग के प्रयोग हुआ है, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, ठीक है, तो रंगों का प्रयोग हुआ था। कौन से रंगों का, लाल चित्रित मृद भांड, आपने सुना होगा जब आप पढ़ते हैं तो आप धूसर मृद भांड, लाल चित्रित मृद भांड ऐसा पढ़ते हैं। तो जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो मूलतः बनते थे किससे, लाल रंग के, ठीक। 40वीं बीपीएससी में सवाल पूछ लिया था। और 66वीं बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया आपसे कि हड़प्पाई नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कौन सा हड़प्पाई नगर ऐसा है जहां से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। कहां से, कालीबंगा से ये प्रमाण मिले हैं, ठीक है। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, जो गुजरात में अवस्थित है। अब यहाँ पर इन जो हड़प्पा कालीन, प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है, इन स्थलों का लोकेशन कौन सी नदी किनारे है, क्या मिला वहां से, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं परीक्षा के लिए। ये सवाल घूम फिर के आपके वहां से पूछे जाते हैं। देखिए आपके 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी इनमें से कौन सा ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में अवस्थित है। तो आपको पता है लोथल जो है, ठीक है, लोथल ये बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था।
अब ये बंदरगाह नगर जो था ये कहाँ पर अवस्थित था, ये गुजरात में अवस्थित था। और यहाँ साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, यहां से देखा जाए तो घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए, घोड़े की मूर्तियों के साक्ष्य यहां से मिले। ठीक है, यहां से एक जहाज, मिट्टी का जहाज, मिट्टी का बना हुआ जहाज यहां से प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें लोथल से प्राप्त हुई हैं। आगे देखें, एक सवाल आपसे पूछा गया था 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। अब देखो कैसे आप रिलेट करेंगे, पीवाईक्यू पूछ लिया ना, मैंने आपको तुरंत बताया कि बंदरगाह नगर था। अब बंदरगाह नगर कह दे या पत्तन नगर कह दे या गोदीवाड़ा कह दे तो आपको क्या टिक करना होगा वहां पे, या पोर्ट सिटी कर दे। ठीक है, तो टिक करना होगा वहां पर आपको लोथल को ही। चार चीजें हैं, चार चीजें मैंने आपको बताई, पत्तन, बंदरगाह नगर, या गोदीवाड़ा कर दे, या पोर्ट सिटी कर दे। उन सब में आपको लोथल को ही टिक करना होगा। चार ऑप्शन दे, चार ऑप्शन देने के बाद वहां पर आपको टिक करना होगा लोथल पे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहां पर देखा जाए सैंधव सभ्यता, स्थल खोजकर्ता और स्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सा स्थल कहां पर अवस्थित है, सवाल यहां पर आपने देखा ही कि कहां पे पूछा गया है, कहां पर अवस्थित है लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी, इनके बारे में पूछ लिया गया था कि किस राज्य में अवस्थित है। तो चाहिए आइए वहां पर चर्चा ही कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर चर्चा करें। एक तरफ आपको दे रखा है स्थल, कौन सा स्थल है, हड़प्पा कालीन। दूसरी तरफ उत्खनन या खोजकर्ता के बारे में बताया गया है, उसका उत्खनन या खोज कब हुआ यह बताया गया है, और वर्तमान स्थिति बताने का प्रयास किया गया है। इस लिस्ट में, इस टेबल में देखा जाए तो चार चीजें बताने का प्रयास किया गया। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा के बारे में। अब ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा की देखा जाए उत्खनन या खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ये दो लोग जो है, इन दोनों का संबंध कहां से है, इन दोनों का संबंध है हड़प्पा से। ठीक है, देखा जाए तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, और 1926-27 में देखा जाए तो माधव स्वरूप वत्स इसके उत्खनन कार्य से जुड़े हुए थे। वर्तमान में देखें तो हड़प्पा कहां पर अवस्थित है, तो ये जो साहिवाल जनपद पड़ता है पाकिस्तान का, उसी साहिवाल जनपद पाकिस्तान में हड़प्पा काली नगर अवस्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला शहर कौन सा है, अगला शहर है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी, मोहनजोदड़ो को देखा जाए बेसिकली मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का जो टीला होता है मोहनजोदड़ो का, देखा जाए तो संक्षिप्त रूप है। यहां पर देखें तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, तो 1922 में इसकी खोज की गई थी। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। और वर्तमान में अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो कहां पर अवस्थित है, तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान में कहां अवस्थित है, तो सिंध प्रांत में अवस्थित है। और सिंध प्रांत में भी पूछ ले कि सिंध प्रांत में कहां पर अवस्थित है, या सीधे सीधे जिला दे दे तो लरकाना जनपद पड़ता है। लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, और यहीं पर अवस्थित है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में की गई थी। आगे देखें चन्हुदड़ो के बारे में। अब ये चन्हुदड़ो के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1931 में इसकी खोज हुई, और ये कहां पर अवस्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। कहां पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। अगला पॉइंट देखें तो कालीबंगा। कालीबंगा का देखा जाए तो यहां पर बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, ये दो लोग संबंधित है किसके उत्खनन से, तो कालीबंगा के उत्खनन से। और देखा जाए तो 1961 से 1969 के बीच इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान, जो ये हनुमानगढ़ राजस्थान है, यहीं पर वर्तमान में अवस्थित है ये कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। आगे देखा जाए कोटदीजी। अब ये कोटदीजी के बारे में चर्चा कर ले। कोटदीजी का उत्खनन देखा जाए किसने किया था, तो फजल अहमद खान जो थे, ये कोटदीजी के उत्खनन से संबंधित थे, और 1957-58 के आसपास इसका उत्खनन कार्य किया गया था। और कहां पर अवस्थित है, तो खैरपुर सिंध प्रांत में अवस्थित है कोटदीजी। ठीक है, आगे देखें रंगपुर। अब इस रंगपुर के बारे में चर्चा करें तो रंगपुर से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। तो यहां पर देखें तो एसआर राव, धुर्ये, दीक्षित, एमएस वत्स, ये सब लोग संबंधित है रंगपुर के उत्खनन से और खोजकर्ता उत्खनन कार्य से। ठीक है, और इसका देखा जाए तो उत्खनन कार्य करना कब प्रारंभ किया गया रंगपुर का, तो 1934-35 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। और ये वर्तमान में कहां अवस्थित है, तो सुरेंद्रनगर जिला पड़ता है गुजरात में। वहीं सुरेंद्रनगर गुजरात जिले में देखा जाए तो ये रंगपुर अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले रोपड़ के बारे में। अब ये रोपड़ जो है, रोपड़ जो आधुनिक रूपनगर है ना, पंजाब का आधुनिक रूपनगर शहर, वो रूपनगर है, उसी को प्राचीन टाइम पीरियड पे रोपड़ कहा जाता था। आधुनिक जो आधुनिक रूपनगर है वही रोपड़ है। इसकी उत्खनन करने का कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। कब इसका उत्खनन कार्य हुआ, तो इसका उत्खनन कार्य जो था ये 1953 से 55 के बीच में हुआ।
1953 से 55 के बीच में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर देखा जाए तो जो रूपनगर है, ठीक, रूपनगर कहाँ पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है। आगे देखें लोथल, अब ये लोथल के उत्खनन से किसका संबंध था, तो एसआर राव जो थे, एसआर राव का संबंध लोथल से था। लोथल गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और इसका खोज देखा जाए तो 1954-55 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। एसआर राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। आगे देखें आलमगीरपुर, अब ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल था आलमगीरपुर। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया गया। और ये कहां पर अवस्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहां पर, मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है आलमगीरपुर। ठीक है, चलो आगे देखें सुतका गेंडोर। अब ये जो सुतका गेंडोर है इसके बारे में चर्चा करें तो सुतका गेंडोर जो था ये ऑरेल स्टाइन, जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया सुतका गेंडोर का। 1927 से 1962, ठीक है, 1927 से 1962। 1927 में देखें तो ऑरेल स्टाइन के द्वारा इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। और जॉर्ज डेल्स जो था इसके द्वारा 1962 में इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट किया गया था। देखा जाए जो सुतका गेंडोर है ये पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट पर अवस्थित है। मकरान समुद्र तट पर सुतका गेंडोर अवस्थित है। और ये सबसे पश्चिमी, देखा जाए हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो है सुतका गेंडोर। ठीक है, बनावली के बारे में चर्चा कर ले। बनावली कहां पर अवस्थित है, तो ये हरियाणा में अवस्थित है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है बनावली। ठीक, और यहां पर देखें तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा देखा जाए तो 1974 से 77 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। अब आते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता विशेषता और पतन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता उसकी कुछ विशेषता, उनके पतन के बारे में चर्चा करें। सबसे पहला एक पॉइंट आपसे 63वीं यूपीएससी में पूछा गया था ये सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो पकी ईंटों का प्रयोग, पकी ईंटों से बनी हुई इमारतें और समकोण पर काटने वाली सड़कें, जो ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों की जो अद्भुत व्यवस्था थी वो व्यवस्था, दुर्ग टीला, फिर उसके बाद जो शहर टीला था, ये भी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। वास्तुकला, सिंधु घाटी सभ्यता की जो वास्तुकला थी वो अद्भुत अदम्य वास्तुकला थी। अपने टाइम पीरियड की देखा जाए तो सबसे गोल्डन वास्तुकला थी। ठीक है, तो ये सारी चीज जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। और ऑप्शन में ये पॉइंट दिया हुआ था कि पकी ईंटों से बनी इमारतें, कला और वास्तुकला। 5 वहां पर देखा जाए तो 5वां ऑप्शन जो था वो 5वें ऑप्शन के हिसाब से पूछा था। ठीक है, एक में दिया हुआ था कि पकी ईंटों से बनी इमारतें, दूसरे में दे रखा था कला और वास्तुकला, तीसरे में कुछ अन्य दे रखा था, और नीचे जो 5वां ऑप्शन था उसमें लिखा था उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वहां पर ऑप्शन एक से अधिक सही था। क्यों? क्योंकि पकी ईंटों से बनी इमारतें, कला और वास्तुकला ये सब विशेषता है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की ही। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब यहां पर देखें तो इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक, हल का जो टेराकोटा है वो प्राप्त हुआ है बनावली और कालीबंगा से। बनावली कालीबंगा से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। यहां पर देखा जाए तो हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो यहां पर देखा जाए हाथी के बारे में नहीं पता था। ठीक है, हाथी के बारे में नहीं पता था बेसिकली देखा जाए। बैल के बारे में देखा जाए तो बैल के बारे में भी कहीं साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन घोड़े के बारे में साक्ष्य तो मिलता ही है। बैल के बारे में भी साक्ष्य मिलता है, जो मोहर है, मोहर पर देखा जाए दिखाया गया जो पशुपति वाली मूर्ति है, पशुपति की मूर्ति पर वहां पर बैल को दर्शाया गया है। ठीक है, घोड़े का साक्ष्य भी मिलता है, हाथी का साक्ष्य कहीं नहीं मिलता है। आगे देखें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन संबंधित नहीं थे? 4 ऑप्शन दे रखा था। यहाँ पर 56 से 62वीं यूपीएससी के बीच में पूछा गया था। ये जो विंसेंट आर्थर स्मिथ है, ये प्राचीन इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी थी, और ये देखा जाए तो हिस्टोरियन थे विंसेंट आर्थर स्मिथ। इनके द्वारा ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। और ये जो विंसेंट आर्थर स्मिथ थे ना, इनका संबंध जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था, इसी वजह से ये ऑप्शन आपका सही था। आगे देखें तो आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो लगातार कितने वर्षों तक बारिश न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो यहाँ पर देखा जाए 64वीं यूपीएससी में पूछा गया था, लगभग 900 सालों तक बारिश नहीं हुई थी।
ठीक है, 900 सालों तक बारिश नहीं हुई, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका पतन हो गया था। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखा जाए, जो पतन हुआ था तो पतन पे कुछ जो विद्वान थे, उन विद्वानों के द्वारा कुछ विचार व्यक्त किए गए थे। अब वो विचार क्या थे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तरफ कारण दे रखा है और दूसरी तरफ विद्वान का नाम दे रखा है। कौन से विद्वान क्या कारण बताते हैं, किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसको विनष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर कारण दे रखा है, यहाँ पर विद्वान का नाम दे रखा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, ये बात किसने कही है, तो ये ऑयल स्टाइन और एन घोष के द्वारा कही गई है। जो भूतात्विक परिवर्तन है, भूतात्विक परिवर्तन के कारण देखा जाए, भूतात्विक परिवर्तन हुआ जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, ये बात किसने कही है, तो ये एम.आर. साहनी के द्वारा कही गई है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा है कि प्राकृतिक आपदा आई और सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, ये किसने कहा है, ये कहा है के.यू.आर. कैनेडी ने। किसने, के.यू.आर. कैनेडी ने कहा है। बाढ़ आ गई, नदी जो थी, नदियों में बाढ़ आ गया और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो डूब के खत्म हो गई, ये किसने कहा है, मैके एवं मार्शल ने कहा है। जॉन मार्शल और मैके के द्वारा ये बात कही गई कि नदियों में बाढ़ आ गया, जिस कारण से देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो विनष्ट हो गई। आर्यों का आक्रमण हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, ये बात किसने कही है, ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के द्वारा कही गई है। वहीं पर देखें तो पर्यावरण के अंतर्गत परिवर्तन आया, पर्यावरण में परिवर्तन आया और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नष्ट हो गई, ये बात किसने कही है, एम दिमित्रिमेव ने कही है। किसने कही है, एम दिमित्रिमेव ने कही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमुख धातुएं हैं और वो धातुएं कहां से प्राप्त होती थी, इनके बारे में कुछ डाटा फैक्ट यहां पर दिया गया है। टेबल के फॉर्मेट में आपको बताने का प्रयास किया गया है। एक तरफ कच्चा माल है और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्थल के बारे में कि वो स्थल कहां से प्राप्त होते हैं, वो जो धातुएं थी वो धातुएं कहां से प्राप्त होती है उनके बारे में बताया गया है। तांबा के बारे में चर्चा करें तो तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान एवं ओमान से प्राप्त होता था। लाजवर्द जो है, ये लाजवर्द कहां से मिलता था, बदखसा अफगानिस्तान से मिलता था। टिन कहां से मिलता था, टिन जो है ये ईरान अफगानिस्तान से मिलता था। चांदी कहां से मिलता था, चांदी जो है ये राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से प्राप्त होता था, अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। ठीक है, वहीं पर हम बात कर लें सीसा। ये जो सीसा है, सीसा कहां से मिलता था, तो ये अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर और अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है वहां से सीसा प्राप्त होता था। शिलाजीत कहां से मिलता था, शिलाजीत हिमालय से मिलता था। जो हिमालय की चोटियां थी, हिमालय की चोटियों से शिलाजीत निकाला जाता था। आज भी देखिए आप, आपको कुछ मिल जाएंगे, अक्सर कुछ नेपाली आते हैं भारत में, ठंडियों के टाइम पीरियड पर आप देखेंगे, ठंडियों के टाइम पीरियड पर अक्सर जो तराई के क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र जो है वहां पर आप देखेंगे कि कुछ पिट्ठू पर एक बोरी लादे रहते हैं और नेपाल से लाते हैं स्वेटर, जैकेट बेचने के लिए भारत में। अब वो लाते हैं, साथ साथ में कुछ उनके साथ में साथ चलने वाले होते हैं, वो शिलाजीत बेचते रहते हैं। एक झोले में रखे रहेंगे शिलाजीत और वो बेचते चलेंगे कि हम नेपाल, हिमालय से लेकर आए हैं। हालांकि उसमें कुछ असली भी होते हैं, कुछ नकली भी होते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि हिमालय से लेकर आए हैं। शिलाजीत जो होता है बेसिकली एक देखा जाए पत्थर की तरह होता है और वो शरीर के लिए देखा जाए ऊर्जा प्रवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। दूध में आप उसको मिला के पी सकते हैं, वो आपको एनर्जी देता है। ठीक है, शिलाजीत। चलिए आगे देखें तो नवपाषाण कालीन स्थल और उनसे संबंधित स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर हमने हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में चर्चा की, उसके पूर्व नवपाषाण कालीन स्थलों से संबंधित जो स्थान है उनके बारे में देख लेते हैं। आइए, यहाँ पर एक तरफ नवपाषाण कालीन स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ वो कहाँ पर अवस्थित है, मिलान करने के लिए सवाल पूछ सकता है आपसे। उतनूर कहाँ पर अवस्थित है, किस यहाँ पर देखा जाए राज्य में अवस्थित है, तो तेलंगाना में अवस्थित है। चिरांद, चेचर, सेनवार, ये सारे नवपाषाण कालीन स्थल है। तो उनमें जो चिरांद है वो कहाँ पर अवस्थित है, चिरांद अवस्थित है बिहार में, सारण में। गुफक्राल कहाँ पर अवस्थित है, ये गुफक्राल अवस्थित है कश्मीर में, गुफक्राल कश्मीर में। और पय्यमपल्ली कहाँ पर अवस्थित है, ये पय्यमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है। ये आपका PYQ है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। भीमबेटका के बारे में आप जानते हैं कि भीमबेटका ये नवपाषाण कालीन स्थल है और ये कहाँ पर अवस्थित है, ये अवस्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। ठीक है, MPPCS में पूछा जा चुका है और 47वीं BPSC में ये सवाल पूछा जा चुका है आपके। अब आते हैं हम लोग वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए उन पर चर्चा करते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखा जाए वैदिक काल, वेद, उपवेद और उनके पुरोहित के बारे में बताया गया है। एक तरफ क्रम दे रखा है, दूसरी तरफ वेद बताया गया है, तीसरे में देखा जाए तो उपवेद बताया गया है और पुरोहित का नाम बताया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद।
यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्टार लगा है। अब स्टार लगा है तो उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उस तथ्य को भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, सुश्रुत कहते हैं कि जो आयुर्वेद है ना ये अथर्ववेद का उपवेद है, जबकि जो ऋषि शौनक है, ऋषि शौनक के द्वारा कहा जा रहा है कि आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इस चीज को क्लियरिफाई किया गया है बाकायदा सोर्स के साथ, जो आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी उसमें प्रमाणित करके दिया गया है, और इसी वजह से यहाँ पर स्टार लगा के रखा गया और बताया गया है कि जो ऋग्वेद है इसका वो वेद क्या है, आयुर्वेद है। और इसके जो पुरोहित होते हैं, उनके पुरोहित कौन होते हैं, होता होते हैं। इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। ये सारी चीजें जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फेज होती है, वहां पे आपने इन सारी चीजों को, पॉइंट्स को पढ़ रखा है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बारे में चर्चा करें तो यजुर्वेद देखा जाए तो यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, धनुर्वेद होता है। क्या होता है, धनुर्वेद जो होता है ये होता है। और इसके पुरोहित अधर्वयु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधर्वयु। सामवेद देखा जाए, जो सामवेद है, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, और इसके जो पुरोहित होते हैं उद्गाता कहलाते हैं। वहीं पर देखें तो अथर्ववेद, अथर्ववेद देखा जाए तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। जो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद इसके अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ये इसको माना गया उपवेद। ठीक है, और इसके जो पुरोहित होते हैं वो कौन होते हैं, ब्रह्मा होते हैं इसके पुरोहित। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां देख लेते हैं। जो वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको देख लेते हैं, और इन यहां से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्दावली रहेगी किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए जो अघन्य है, ये अघन्य किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वध ना करने योग्य, अर्थात गाय, अर्थात गाय। ठीक है, वध ना करने योग्य या गाय को वैदिक काल में क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। उसी प्रकार से जो दूध दुहने वाली पुत्री होती थी, जो दूध दुहने वाली होती थी या पुत्री जो होती थी, पुत्री को क्या कहा गया, पुत्री को दुहिता कहा गया है। दुहिता अर्थात दुहने वाली या पुत्री। ठीक है, उर्वरा किसको कहा गया है, उर्वरा से आपको पता चल जाएगा तुरंत कि जो उर्वरा मतलब उर्वरक से बना हुआ है, उर्वरा भूमि होती है। तो जो जुती हुए खेत होते थे या जुती हुई जो भूमि होती थी, उर्वरक भूमि होती थी, उसको क्या कहते थे वैदिक काल में, उसको उर्वरा कहते थे। उसी प्रकार से देखा जाए तो जो लागल होते थे, लागल, लागल किसको कहा जाता था, हल जो होता था हल को कहते थे लागल। ठीक है, जो हल होता था हल को लागल कहा जाता था। और जौ को क्या कहते थे, जौ को देखा जाए यव कहते थे, तत्सम यव, जौ का तत्सम यव है। ठीक है, गोधूम, गोधूम किसको कहते थे, जो गेहूं है, गेहूं, गेहूं को गोधूम कहते थे। सोना को क्या कहा जाता था, सोना को वैदिक काल में हिरण्य या सुवर्ण कहा जाता था। हिरण्य या हिरण्य कहा जाता था या स्वर्ण कहा जाता था। जैसे हिरण्य गर्भा, हिरण्य गर्भ। ठीक है, तो हिरण्य गर्भ अर्थात सोने का गर्भ। ठीक, तो यहां पर देखा जाए जो सोना है इसको हिरण या सुवर्ण कहा गया। जो गोबर की खाद होती थी इसको क्या कहा जाता था, इसको करीश कहा जाता था। ठीक है, और ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो वर्ग होता था उसको वेकनाट कहा जाता था। आज भी कोई सूदखोर हो जो सूद लेता हो, सूद पे पैसे देता हो, ब्याज लेकर पैसे देता हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था वैदिक काल में, उसको वेकनाट कहा जाता था। चावल जो होता था उसको तंदुल कहा जाता था, तंदुल। आज भी आप पूजा पाठ होता है घर में तो उसमें कहते हैं तंदुल जो होता है, तंदुल देखा जाए हाथ में कहते हैं तंदुल ले लीजिए, तंदुल ले लीजिए हाथ में, अच्छत दे लीजिए। तो ये जो अच्छत और तंदुल है ना, ये अच्छत तंदुल ये चावल का ही रूप है। धान जो होता था, धान को क्या कहते थे, धान को कहा जाता था व्रीहि। क्या कहा जाता था, व्रीहि कहा जाता था धान को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैदिक कालीन शब्दावलियां जो थी उनको भी हमने जाना। अब कुछ वैदिक काल से संबंधित जो प्रश्नोत्तर आए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर यहाँ पर देखा जाए, 40वीं बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि ऋग्वैदिक का जो नौवां मंडल है, ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित है। ठीक है, तो ये सोम और इस पेय पर नामकृत देवता है सोमदेव। ठीक है, उन्हीं सोमदेव को समर्पित है ये नौवां मंडल पूर्ण रूप से। दूसरा सवाल ये पूछा गया था आपसे 39वीं बीपीएससी में कि जो बोगाज कोई अभिलेख है एशिया माइनर, जो तुर्की का क्षेत्र है, तुर्की का अनातोलिया पठार का क्षेत्र है। अनातोलिया पठार बेसिकली देखा जाए तो एशिया माइनर के अंतर्गत आता है, तुर्की का अनातोलिया पठार। और वहीं पर बोगाज कोई अभिलेख जो 1400 देखा जाए ईसा पूर्व का है। ठीक,
वो मिला और उसमें देखा जाए 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है और 2 राजाओं के संधियों का वर्णन मिलता है। 2 राजाओं ने आपस में युद्ध न करने की संधि की थी और उस संधि में कसम खाई गई, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण की कसम खाई गई कि हम इन चारों देवताओं की शपथ लेते हैं कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो बोगाज कोई अभिलेख था, पूछा गया सवाल आपसे कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से क्या प्राप्त हुआ, यहां से अभिलेख में इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण आदि वैदिक देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। ये 39वीं यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे देखा जाए एक सवाल अन्य पूछा गया, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो दसराग युद्ध था ना, जो 10 राजाओं के बीच में, एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ सुदास थे, तो दोनों के बीच में युद्ध होता है परुषणी नदी के किनारे। परुषणी रावी नदी को कहा जाता है, प्राचीन नाम है परुषणी, रावी का प्राचीन नाम परुषणी है, और उसी के किनारे देखा जाए तो युद्ध होता है दसराग युद्ध। ठीक है, तो वही सवाल पूछ लिया गया था कि दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, ये परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया और इसी परुषणी को रावी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखें, जो ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, 39वीं यूपीएससी में एक छोटा सवाल पूछ लिया गया, ऋग्वेद में मिलता है इसका उल्लेख। ऐसे सवाल भी आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं ये सवाल। ठीक है, तो ये सवाल आपको देखा जाए तो इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। आगे देखें तो इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। कौन सा काल था, तो धर्मशास्त्र जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, धर्मशास्त्रों का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर देखा जाए तो अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गई। ठीक है, अब आइए चलते हैं वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं देख लेते हैं। वैदिक कालीन प्रमुख संहिता, अब इस संहिता में एक तरफ हम वेद देखेंगे, वेद के ब्राह्मण देखेंगे, उनके अरण्यक और उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर देखा जाए जो वेद में सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में देखें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनका नाम क्या है, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, किसके, ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। अब इनके ही ऋग्वेद के जो अरण्यक है, अरण्यक अर्थात जो जंगल में लिखे गए, वो कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी जो है, कौशितकी ये अरण्यक ग्रंथ भी हैं किसके, ऋग्वेद के, और उपनिषद भी है ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, तो ऐत्रेय और कौशितकी ये ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक तीनों प्रकार के ग्रंथ हैं। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है ऋग्वेद से। आगे देखें, तांड्य, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है, सामवेद से है। ठीक है, और जैमिनीय तथा छंदोग्य अरण्यक का संबंध किससे है, छंदोग्य अरण्यक का संबंध किससे है, इनका संबंध सामवेद से है। उसी प्रकार से देखा जाए तो जैमिनीय और छंदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है, इसका संबंध भी सामवेद से है। अब आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद के बारे में चर्चा करें तो तैत्तिरीय, शतपथ, ये जो शतपथ है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पर तैत्तिरीय और शतपथ जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इनका संबंध यजुर्वेद से है। तैत्तिरीय और शतपथ जो अरण्यक है इनका संबंध भी यजुर्वेद से है। बृहदरण्यक और कठोपनिषद जो उपनिषद, इनका संबंध किस वेद से है, ये सवाल पूछा जा चुका है आपसे पीवाईक्यू में, इनका संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। अथर्ववेद के बारे में चर्चा करें तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपद ब्राह्मण, ये सवाल पूछा गया है। गोपद ब्राह्मण का संबंध देखा जाए तो अथर्ववेद से है और इसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। जबकि मंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये दोनों उपनिषद जो है इनका संबंध किससे है, इन दोनों उपनिषदों का संबंध है अथर्ववेद से। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, सबसे प्राचीन उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे छोटा देखा जाए उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, चलिए अब देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, प्राचीन और आधुनिक नाम। जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं उनके प्राचीन और आधुनिक नामों को एक साथ हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। बाकायदा एक लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ प्राचीन नदी जो प्राचीन नाम है नदी का, और दूसरी तरफ आधुनिक नाम बताया गया है। सेम उसी प्रकार से प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। जो प्राचीन नाम है क्रुमु, ये किस नदी का है, ये जो आधुनिक कुर्रम नदी है ना, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था क्रुमु। उसी प्रकार से जो प्राचीन वितिस्ता है उसको आधुनिक काल में क्या कहा जाता है, उसको आधुनिक काल में झेलम कहते हैं। जो परुषणी है, जो परुषणी नदी जिसके किनारे दसराग युद्ध हुआ था, इसको प्राचीन काल में रावी, मतलब आधुनिक काल में इसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आधुनिक व्यास नदी है इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे, इसको प्राचीन काल में विपाशा कहते थे। जो घग्गर है, घग्गर को क्या कहा जाता था, इसको दृष्टवती कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दृष्टवती कहा जाता था घग्गर को।
जो स्वात नदी है, आधुनिक स्वात है, इसको देखा जाए तो सुवास्तु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुवास्तु कहा जाता था। ठीक है, यहां पर देखें, जो आधुनिक काबुल नदी है इसको प्राचीन काल में कुंभा कहा जाता था। आधुनिक जो चिनाब है इसको अस्कनी कहा जाता था। सतलज को सतुद्री कहा जाता था। जो गंडक नदी है इसको सदानीरा कहा जाता था। ठीक है, गंडक को क्या कहा जाता था? सदानीरा कहा जाता था। और गोमल जो है इसको प्राचीन काल में गोमती कहा जाता था। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के बारे में भी आपको मैंने बता दिया कि इन नदियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, इनका आधुनिक नाम क्या है। ये सारे लिस्ट पूरा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपके समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास किया। अब आइए कुछ देखते हैं, कुछ वैदिक कालीन देवताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखें तो ऋग वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध के बारे में चर्चा करें। ठीक है, अब इनके बारे में देखें तो एक तरफ देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संबंध के बारे में बताया गया है। जो इंद्र है, इंद्र का देखा जाए तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता बताया गया है। ठीक है, और ये सवाल देखा जाए तो इवन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप तैयारी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ यूपी पीसीएस बीपीएससी के ही पीवाईक्यू मत देखें। जो बीपीएससी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी के पीवाईक्यू को ध्यान से जरूर देखा करें। फायदा उससे क्या होगा? फायदा उससे आपको ये होगा कि आप जो अपनी तैयारी करते रहेंगे तो तैयारी में सवाल होते क्या अक्सर रिपीट होते हैं। जैसे 2018 में मैंने आपको पहले ही बताया कि सवाल रिपीट हुए। इवन 2000 देखा जाए तो 2023 में सवाल रिपीट हुए, डायरेक्टली सवाल रिपीट होते हैं। तो यहां पर देखा जाए एक सवाल पूछा गया था मेंस में वर्षा के देवता के बारे में। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में सवाल पूछा गया था, वर्षा के देवता है कौन? अग्नि, वरुण, ध्रुव, इंद्र। तो सही उत्तर क्या था? सही उत्तर था इंद्र। जो है इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। आपने कहानी सुनी होगी कृष्ण जी के बारे में। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो वर्षा कौन करवा रहे थे? किसका घमंड भगवान कृष्ण ने तोड़ा था? भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा था। इंद्र वर्षा के देवता थे। इंद्र चाहते थे कि वर्षा हो तो वर्षा हो, इंद्र चाहे वर्षा ना हो तो वर्षा ना हो, वो वाला सीन था। अब इंद्रासन पर बैठ के इंद्र को आ गया घमंड। जब इंद्रासन पे बैठ के इंद्र को घमंड आ गया तो भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए जो गोकुलवासी थे उनसे कहा कि ऐसा है कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? आपकी गैया जो है चराने के लिए आप गोवर्धन जाते हैं, आपके जो खाद्य सामग्रियां हैं उनको इकट्ठा करने के लिए आप गोवर्धन जाते हैं, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो आप गोवर्धन जाते हैं, आपको सारी चीज जरूरतों के लिए जब आप गोवर्धन जाते हैं, फल फूल चाहिए होता तो गोवर्धन जाते हैं, तो आप इंद्र की उपासना क्यों करते हैं? अब गोकुलवासी सारे सोचने लगे कि हाँ भाई, क्यों हम उपासना करते हैं। लेकिन बाद में ये हुआ कि इंद्र जो है वो वर्षा करवाते हैं। तो उसमें भी कृष्ण जी ने तर्क दिया कि बादल जो आते हैं उनको रोकने का कार्य तो गोवर्धन ही करते हैं। गोवर्धन अगर बादल ना रोके तो वर्षा कहाँ से होगी? बादल तो निकल जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया कि इंद्र को छोड़कर और गोवर्धन की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। अब गोवर्धन की पूजा करना जब स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद में होता क्या है कि इंद्र हो जाते हैं नाराज। अब वो वर्षा करवाने लगते हैं और भयंकर वर्षा होती है, चारों तरफ बाढ़ का माहौल आ जाता है। ये होता है कि अब गोकुल पूरा डूब जाएगा। अब जब गोकुल डूब जाएगा तो गोवर्धन गिरधारी क्या करते हैं, अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाते हैं और जो अटूट वर्षा होती रहती है उस वर्षा से पूरे गोकुलवासियों का देखा जाए बचाव करते हैं। तो यहाँ से इस कहानी को जो मैं आपको बताया, उस बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको याद करने के जो तरीके होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपको याद करने को अलग से नहीं सोचना पड़ता, रटने की जरूरत नहीं है चीज़ों को। आप थोड़ा बहुत जो आप रील्स देखते हैं या सीरियल देखते हैं उन चीज़ों से खुद को रिलेट किया करिए, समझा करिए। ठीक है, तो जो युद्ध के देवता या वर्षा के देवता हैं वो कौन है? इंद्र है। ठीक है, आगे देखें अग्नि। अब ये अग्नि के बारे में चर्चा कर ले। देवता और मनुष्यों के बीच के मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं। अग्नि जो है, जैसे मान लीजिए कि आप घर में हवन पूजन करवाते हैं। अब हवन पूजन जैसे आपके घर में हो रहा है, आपने यज्ञ होते देखा होगा। यज्ञ क्यों करवाया जाता है? यज्ञ में आहुति क्यों दी जाती है? यज्ञ में समिधा क्यों दी जाती है? समिधा इसीलिए दी जाती है कि जो हम देवताओं को अर्पित करना चाहते हैं, देवताओं को जो अर्पित करना चाहते हैं हम अग्नि में डालते हैं। और अग्नि क्या होती है? अग्नि जलती रहती है तो उससे जो धुआं होता है वो धुआं कहाँ जाता है? वो धुआं आसमान में जाता है। और हम लोग मानते हैं कि जो देवता है वो आसमान में निवास करते हैं, ऊपर निवास करते हैं। ठीक है, जो हिंदू धर्म परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें माना जाता है कि देवता ऊपर निवास करते हैं, फिर धरती लोक है और नीचे पाताल लोक है।
तो इस प्रकार से ऐसे चीजें चलती हैं। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो मध्यस्थ होते हैं वो अग्नि होते हैं। अग्नि की भूमिका होती है, जब हम सविधा डालते हैं तो वो ऊपर जाती है, जो धुंध होता है, धुआं होता है, वो ऊपर जाता है और वो देवताओं को प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से वैदिक काल में कहा गया, ये मैं बातें जो बता रहा हूँ ये आपको वैदिक कालीन जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से देखा जाए यहाँ पर अग्नि को माना गया क्या, वैदिक जो देवता है और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में माना गया है। वरुण, वरुण के बारे में चर्चा करें तो जो वरुण है, ठीक है, ये आकाश, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता माने गए हैं। समुद्र के देवता, जगत के नियंता, देवताओं के पोषक, रत और नैतिक व्यवस्था के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन और रात के कर्ता माना गया वरुण को। अगर वरुण ना हो तो दिन और रात की व्यवस्था ना हो सकती है, ठीक है। रत और नैतिक व्यवस्था, सुबह होनी है, सुबह के बाद शाम होनी है, शाम के बाद जैसे देखा जाए शाम के टाइम गोधूली की बेला आएगी, फिर उसके बाद देखा जाए रात होगी, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जो नैतिक व्यवस्था चलती रहती है, इन सब के पोषक कौन है, इन सब के पोषक है वरुण। वरुण को कहा गया है। और ये सवाल आपसे देखा जाए तो यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी का भी ये पीवाईक्यू है और इवन यूपीएससी का भी पीवाईक्यू है। ये जो रत है ना, रत और नैतिक व्यवस्था का नियामक, ये सवाल आपसे, आप पूर्वावलोकन खोलेंगे आपको पूर्वावलोकन में सीधे सीधे सवाल दिख जाएगा। यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब देव के बारे में चर्चा कर ले। ये देव कौन, ये आकाश के देवता है, ठीक है। इनको पृथ्वी का पति भी कहा गया है, पृथ्वी का पति माना गया देव को। ये आकाश के देवता है। अब आइए चलते हैं आगे और अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जो सोम है, सोम ऋग्वेद का 9वां मंडल, मैंने आपको बताया, सोम नामक देवता को समर्पित है। और देखा जाए तो वनस्पति के देवता है सोम। सोम कौन है, वनस्पति के देवता है, ठीक है। उसी प्रकार उषा, उषा क्या, जो भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक होते हैं वो उषा, ठीक है। अश्विन कौन है, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विन है। पूषण कौन, जो पशुओं के देवता वो पूषण कहलाते। विष्णु को क्या कहा गया है, तो विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता, ठीक। विश्व के संरक्षक और पालनहर्ता किसको कहा गया है, विष्णु को कहा गया है। मरुत, मरुत आंधी तूफान के देवता, पवन देव, पवन देव को आप कह सकते हैं, जो आंधी तूफान के देवता है, जैसे मारुति नंदन। अब मारुति नंदन क्यों कहा जाता है, पवन पुत्र हनुमान, ठीक। तो मारुत जो है वो आंधी तूफान के देवता है, पवन देव की बात की जा रही है, और उन्हीं के जो लाल है, इसी वजह से हनुमान जी को मारुति नंदन कहा जाता है, ठीक है। अब रुद्र कौन है, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता जो है, इनको रुद्र कहा गया है, ठीक है। चलिए अब वैदिक कालीन दिशा और राजा, यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सवाल आपके पॉइंट परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर हो जाता है, ठीक है। देखा जाए तो यहां पर दिशाओं के बारे में बात की गई है, ठीक। दिशाओं के बारे में बात की गई है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य के बारे में। तो यहां पर जो दिशा है, एक तरफ दिशा, एक तरफ उत्तर, वैदिक कालीन शब्द और राजा का नाम। जो पूर्व है, पूर्व को देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था, उसको प्राची कहा जाता था। जैसे आप आंग्ल प्राच्य विवाद सुनते हैं ना, आंग्ल प्राच्य विवाद, ये जो आंग्ल प्राच्य विवाद था, ये आंग्ल प्राच्य विवाद जो पूर्व का क्षेत्र तो उसी को प्राच्य कहा गया, तो प्राची से बना हुआ है, ठीक है, प्राच्य। तो पूर्व को उत्तर वैदिक काल में प्राची कहा जाता था, और जो प्राची के राजा होते थे इनको क्या कहते थे, इनको सम्राट कहते थे, ठीक है। उसी प्रकार देखें जो पश्चिम के राजा होते थे, पश्चिम के राजा को कहते थे स्वराट, और जो पश्चिम होता था इसको उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था, प्रतीच्य कहा जाता था। क्या, प्रतीच्य कहते थे पश्चिम को। उत्तर को क्या कहते थे, उत्तर को उद्दीच्य कहते थे, और यहाँ का जो राजा होता था उसको विराट कहा जाता था। क्या कहते थे, विराट कहते थे। जो मध्य था, मध्य दिशा, मध्य दिशा के जो मध्य दिशा होती थी इसको राज्य कहा जाता था, और यहाँ के जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। जो दक्षिण था, दक्षिण, दक्षिण को देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में भोज्य कहा जाता था, और यहाँ के जो राजा होते थे उनको क्या कहते थे, उनको भोज कहते थे, ठीक है। तो ये वैदिक कालीन दिशा, उत्तर वैदिक कालीन नाम, और वहां पर राज करने वाले देवताओं के बारे में, सॉरी, राज करने वाले राजाओं के बारे में बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। एक पॉइंट आपसे सवाल पूछा गया था 68वीं यूपीएससी में कि उत्तर महाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर लोहे का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था, लगभग 3000 साल पहले, ठीक। आज से लगभग 3000 साल पहले यहाँ पर देखा जाए तो
स्टार्ट हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे का प्रयोग। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर जो लोहे का प्रयोग है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट यह हो जाता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कहां पर हुआ था महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ? कुशीनगर में हुआ। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति, ठीक, किसको हुई थी बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति? ये 67वीं बीपीएससी सवाल पूछ लिया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप साथ साथ देखते चल रहे हैं। तो गौतम बुद्ध को देखा जाए तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आगे देखें तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था। कौन सा स्थान पर दिया था? तो सारनाथ पे सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, पहली बार उपदेश दिया था। तो मृगदाव भी कहा जाता है सारनाथ को। तो सारनाथ के बारे में चर्चा की गई। ये सवाल आपसे देखा जाए तो 53वीं से 55वीं और 47वीं बीपीएससी दोनों पूछा गया है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। देखिए आप, फिर से सवाल ये रिपीट हो गया एज इट इज। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां पर आयोजित की गई थी? रावय पाकू, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है, राजगृह। फिर उसके बाद वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम कश्मीर, ठीक। तो रावय पाकू आप याद रखना, उससे आपको पता चल जाएगा। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद देखा जाए तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था, ठीक है। और भारतीय कला में देखें तो स्तूप, चैत्य, विहार निर्माण का संबंध किससे है? ये जो स्तूप, चैत्य, विहार, इन सब का संबंध बौद्ध धर्म से है, ना कि जैन धर्म से है, ठीक है। तो याद रखना, जो स्तूप, चैत्य और विहार है इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। अब यहां पर देखा जाए तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं और उनके स्थान देख लेते हैं। एक तरफ घटना दे रखी है और दूसरी तरफ स्थान के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो जन्म है, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति के बारे में चर्चा कर ले तो बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। वहीं पर प्रथम जो प्रवचन हुआ था, यह प्रथम प्रवचन कहां पर हुआ था? यह प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में। और बुद्ध का निधन कहां पर हुआ? ठीक, महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। 61वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका, सॉरी 41वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि बुद्ध को देखा जाए तो महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, कुशीनारा कहा जाता है जिसे, ठीक है। चलिए आगे देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहां पर? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में बोधि मंदिर बनाया गया, जहां, ठीक, जो बोध गया है वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर क्या हुआ था? महाबोधि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? यहीं पर देखा जाए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखें, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? 48वीं से 52वीं बीपीएससी जो हुई थी, ये पूछा गया था, इसे पंचम पीढ़ी बताया गया, ये 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है। और त्रिपिटक जो है, ठीक, त्रिपिटक जो है इसका संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक। वहीं पर एक पॉइंट और बताया गया कि रत्नागिरी पर्वत में स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार कहां पर अवस्थित है? ये रत्नागिरी पर्वत जो अवस्थित है ये राजगीर में अवस्थित है और यहीं पर विश्व शांति स्तूप अवस्थित है, ठीक है। और गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में देखा जाए तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया था। कनिष्क के टाइम पीरियड पर देखें तो जो गौतम बुद्ध है इनको एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक। तो यहां तक देखा जाए आज अपने इस वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट तथ्य थे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन तथ्यों पर आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। और ये वीडियो आपके बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए क्लास 1 है प्राचीन इतिहास का, इसके बाद आएगा क्लास 2, फिर क्लास 3, 3-4 क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे 4-5 क्लास में कि पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और रैपिड फायर तरीके से चलते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। रिवीजन बैच में देखा जाए तो आपके जो रिवीजन के इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है, उन पे फोकस किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीजें जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।